हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और आज हम शुरू कर रहे हैं कंपनीज एक्ट का एक ओवरव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंपनीज एक्ट जो है ये हमें एक लीगल फ्रेमवर्क देता है जो जिसमें कि फॉर्मेशन आता है, ऑपरेशन आता है, डिसोल्यूशन आता है कंपनी का। ये रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, सेट करता है ये रूल्स और रेगुलेशन जो कि गवर्न करते हैं मैनेजमेंट को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, राइट्स को, कंपनीज के डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर को और अदर स्टेक होल्डर को। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में आता है कि एक कंपनी जो है एक लीगल एंटिटी होती है जो कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन द्वारा या इंडिविजुअल द्वारा बनाई जाती है बिजनेस की एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए या फिर कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जिनका एम होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। और इनके कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि इन्हें अचीव करने होते हैं। ये कंपनीज एक्ट जो है ये रिकॉग्नाइज करता है कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह, और उसके मेंबर अलग होते हैं कंपनी के, और कंपनी जो है वो अलग एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी के अपने खुद एक राइट्स होते हैं और लाइबिलिटीज होती है। अब करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कंपनी की। तो कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है कि एक कंपनी जो है डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है अपने मेंबर्स से, और कंपनी किसी को भी सू कर सकती है और उसके ऊपर भी केस हो सकता है उसके खुद के नाम से। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू द अमाउंट ऑफ अनपेड टू ऑन देयर शेयर्स। तो वो अपने शेयर्स के अनुसार ही पैसे पे कर सकते हैं, अनलिमिटेड वो पैसे पे नहीं कर सकते। दे आर नॉट पर्सनली लाइबल फॉर कंपनीज डेब्ट। तो कंपनी जो भी लोन या कर्जा लेगी वो उस तो शेयर होल्डर पर्सनली उसके लिए लाइबल नहीं होंगे। परपीचुअल सक्सेशन। तो कंपनी जो होती है ये कंटिन्यू करती है चाहे उसके ओनर जिंदा रहें या ना रहें। ये तो कंपनी तो कंटिन्यू करती रहती है ऑपरेशन अपने। नेक्स्ट आता है शेयर कैपिटल। तो एक कंपनी जो है वो अपनी कैपिटल रेज करती है इशू करके शेयर्स को अपने मेंबर्स को, और ओनरशिप जो है वो शेयर्स के द्वारा ही बांटी जाती है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। तो ये मैनेज की जाती है कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा जो कि अपॉइंट किए जाते हैं शेयर होल्डर द्वारा। नेक्स्ट आता है ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर। तो शेयर जो होते हैं एक कंपनी के वो ट्रांसफर करे जा सकते हैं, और इनकी एंट्री और एग्जिट इनमें इन्वेस्टर एंट्री और एग्जिट भी ले सकते हैं कंपनी के अंदर। नेक्स्ट आता है कॉमन सील। तो कंपनी जो है एक कॉमन सील यूज करती है अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मली एग्जीक्यूट करने के लिए। अब देख लेते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी या फिर टाइप्स ऑफ कंपनी। तो पहला है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं, प्राइवेट कंपनी के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं और स्मॉल नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं। और इसमें जो ट्रांसफरेबिलिटी होती है शेयर की वो रेस्ट्रिक्ट कर दी गई होती है। इसमें प्रोहिबिट किया जाता है इसमें प्रोहिबिट किया जाता है पब्लिक को अपने शेयर्स जो हैं शेयर्स इसमें इसमें जो कंपनीज होती हैं प्राइवेट कंपनी है प्रोहिबिटेड होती हैं कि वो अपने शेयर पब्लिक में जो है दें और वहां से वो सब्सक्राइबर उठाएं या फिर डिबेंचर्स अपने इशू करें या शेयर जो है पब्लिक में इशू करें। नेक्स्ट आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जो है ये इनवाइट करती है पब्लिक को कि वो सब्सक्राइब कर सकते हैं शेयर के साथ या फिर डिबेंचर के साथ। और इसमें जो शेयर्स होते हैं ये ट्रेड किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, और पब्लिक कंपनी के ऊपर बहुत सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और डिस्क्लोजर भी होते हैं। नेक्स्ट आता है वन पर्सन कंपनी। तो ये एक कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होता है, एक ही डायरेक्टर होता है। ये कंबाइन करता है सोल प्रोप्राइटरशिप के बेनिफिट को और एडवांटेजेस लेता है ये कंपनी की। नेक्स्ट आता है लिमिटेड बाय शेयर्स। तो इसमें लाइबिलिटी जो होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है, और इसमें जो अमाउंट होता है वो अनपेड होता है शेयर्स के लिए। नेक्स्ट आता है लिमिटेड बाय गारंटी। तो इसमें मेंबर्स जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है,
और इसमें जो अमाउंट होता है लिमिटेड होती है एक अमाउंट तक, जिस पे कि वो एग्री करते हैं कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर कंपनी वाउंड अप होती है तो। नेक्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी। इसमें मेंबर्स के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और ये लाइबल होते हैं कंपनी के डेब्ट के लिए और उनकी वैल्यू ऑफ शेयर के लिए भी। अब स्टेप देख लेते हैं कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले चूज अ कंपनी नेम। तो पहले एक कंपनी का नेम जो है प्रपोज किया जाता है। कंपनी का नेम यूनिक होना चाहिए और कंप्लाई होना चाहिए लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार। नेक्स्ट आता है ड्राफ्टिंग एमओए, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव लिखे हुए होते हैं और स्कोप ऑफ एक्टिविटी लिखी हुई होती है कि कंपनी क्या क्या एक्टिविटी करेगी। नेक्स्ट आता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट करा जाता है। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स दिए गए होते हैं कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के क्या क्या रूल्स रहेंगे। नेक्स्ट आता है फिलिंग दी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो इसमें हमें सबमिट करने होते हैं एमओए और एओए को, और कुछ फॉर्म के साथ ये सबमिट करने होते हैं हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जब हम रजिस्ट्रार को अपने फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो रजिस्ट्रार हमारे डॉक्यूमेंट अप्रूव कर देता है। फिर हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है इनकॉर्पोरेशन का जो कि इशू किया जाता है रजिस्ट्रार द्वारा, और इस इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट के बाद हम ऑफिशियली अपनी कंपनी को बना लेते हैं। नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। फिर हम शेयर को इशू करते हैं इनिशियल शेयर होल्डर के लिए कैपिटल गेन करने के लिए। नेक्स्ट आता है ऑब्टेनिंग लाइसेंस एंड परमिट। तो जो भी हमारा बिजनेस है, बिजनेस के अकॉर्डिंग हमारे को जो लाइसेंस और परमिट ज़रूरी होती है फिर वो हम लेते हैं। नेक्स्ट आता है ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। फिर हम कंपनी की बुक सेट करते हैं और कंपनी के नाम का बैंक अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट आता है रजिस्टरिंग फॉर टैक्सेस। इसमें हम अप्लाई करते हैं टैक्स के लिए और हमारे को एक टिन नंबर मिल जाता है और हमारा जीएसटी नंबर मिल जाता है। फिर हम बनाते हैं, नेक्स्ट आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का जो कि ये बताता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, कंपनी की पावर क्या रहेंगी और कंपनी क्या क्या काम करेगी। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले नाम लिखा हुआ होना चाहिए कंपनी का। उसके बाद कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है और कंपनी क्या क्या काम करेगी ये लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि लाइबिलिटी क्लॉज। इसमें कंपनी ये बताती है कि उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी उनके मेंबर की, कि वो लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट आता है कैपिटल क्लॉज। इसमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कितनी कैपिटल के साथ हम अपनी कंपनी को रेज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इसमें हम लिस्ट डालते हैं जिनका जो कि सब्सक्राइबर होते हैं कंपनी के और मेमोरेंडम के और शेयर होल्डिंग जिनकी होती है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है ये इंटरनल रूल्स होते हैं कंपनी के, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिससे कि हम मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें कंपनी का। इसके कंटेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल एंड वेरिएशन ऑफ राइट। तो इसमें डिटेल दे रखी होती है कि किस तरीके के शेयर हैं, राइट्स क्या क्या हैं और प्रोसेस क्या क्या है अल्टर करने की शेयर कैपिटल को। नेक्स्ट इसमें डायरेक्टर के बारे में है कि इसमें अपॉइंटमेंट बताते हैं डायरेक्टर का, पावर बताते हैं, ड्यूटीज बताते हैं और डायरेक्टर को क्या क्या सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट मीटिंग। तो इसमें प्रोसीजर बताते हैं अब कि हम जो है कन्वे करेंगे और कंडक्ट करेंगे मीटिंग को स्टेक होल्डर और डायरेक्टर को। नेक्स्ट आता है डिविडेंड। इसमें रूल लिखे हुए गए होते हैं जिसके डिक्लेयर करते हैं कि कब और कितना डिविडेंड पे किया जाएगा। नेक्स्ट आता है अकाउंट एंड ऑडिट। इसमें प्रोविजन दे रखे होते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड से रिलेटेड और ऑडिटिंग कब कब होगी कंपनी के अंदर। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस जो है ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है कंपनी द्वारा जिससे कि इनवाइट कर सकते हैं हम पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए या फिर डिबेंचर सब्सक्राइब करने के लिए। तो प्रोस्पेक्टस जो होता है ये हमें एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताता है कंपनी के बिजनेस के बारे में,
कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और कंपनी के टर्म्स क्या है और कंपनी का क्या ऑफर है। नेक्स्ट आता है कंटेंट। तो कंटेंट क्या क्या होते हैं प्रोस्पेक्टस के। तो सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू होता है प्रोस्पेक्टस में। इसमें इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में और कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें ऑडिट किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं और प्रोजेक्शंस होती हैं। नेक्स्ट आता है ऑफर डिटेल। तो इसमें टर्म्स होते हैं ऑफर के कि आप कितना डिविडेंड देंगे, किस टाइम पे देंगे या फिर कितना आप डिवेंचर पे इंटरेस्ट देंगे। और इसमें प्राइसिंग आती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आता है और कैसे अप्लाई करना है ये भी आता है। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर। तो रिस्क जो एसोसिएटेड होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ इस किसी कंपनी में, तो वो रिस्क फैक्टर आता है प्रोस्पेक्टस के अंदर। अब आगे आ जाते हैं। अब आता है डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये अपॉइंट किए जाते हैं शेयर होल्डर के द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है हर साल कंपनी की, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है चूज किए जाते हैं या अपॉइंट किए जाते हैं शेयर होल्डर द्वारा। और ये या फिर कोई और मैकेनिज्म है जो कि डिफाइंड किया गया हो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, उस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है अपॉइंट किया जाता है। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं डायरेक्टर की। तो डायरेक्टर जो है कम से कम 18 साल का होना चाहिए, 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए कंपनी लॉ के अंदर। अब पावर्स देख लेते हैं डायरेक्टर्स की। तो मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट को ओवरसी करना होता है और मैनेज करना होता है कंपनी के ऑपरेशन को और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को। अब नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। तो कंपनी को डिसीजन लेने पड़ते हैं बिजनेस की पॉलिसी के लिए, फाइनेंसेस के लिए और ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए। अब ड्यूटीज देख लेते हैं डायरेक्टर्स की। तो ड्यूटी ऑफ केयर पहली ड्यूटी है डायरेक्टर की। इसमें डायरेक्टर्स को ड्यू डिलीजेंस से काम करना होता है और केयर के साथ मैनेज करना होता है कंपनी के अफेयर्स को। नेक्स्ट आता है कि ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी। तो डायरेक्टर्स को एक्ट करना होता है कि कंपनी की बेस्ट इंटरेस्ट में जो एक्टिविटी है उसके अनुसार, और डायरेक्टर्स को कोई भी कन्फ्लिक्ट जो है उसे अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू एक्ट विद इन पावर। तो डायरेक्टर के पास पावर होती है कि वो एक्सरसाइज कर सकता है जो उसको ड्यूटीज मिली हुई हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर या फिर कंपनी लॉ के अंदर। ये इनके बियॉन्ड डायरेक्टर काम नहीं कर सकता है। अब लाइबिलिटीज देख लेते हैं डायरेक्टर की। तो पहला आता है सिविल लाइबिलिटी। तो डायरेक्टर जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सभी लॉस और डैमेज के, अगर ये कोई अपनी ड्यूटी का ब्रीच करते हैं, अपनी ड्यूटी का सही से पालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो डायरेक्टर्स को लाइबल किया जा सकता है ऑफेंस के लिए, किसी क्राइम के लिए डायरेक्टर को लाइबल किया जा सकता है, जैसे कि फ्रॉड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया या फिर ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, जो डायरेक्टर को कंपनी लॉ द्वारा पावर्स मिली है या तो वो उनका ब्रीच करता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है मीटिंग एंड रेजोल्यूशंस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मीटिंग। तो पहला आता है एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग जो है ये साल में एक बार होती है और इसमें हम कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें हम अप्रूव करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स को। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EGM। तो ये तब करी जाती है जब कोई अर्जेंट अर्जेंट मैटर होता है, जब और ये AGM तक उस मैटर को रोक नहीं सकते, ये बहुत अर्जेंट मैटर होता है। नेक्स्ट आता है बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग जो है ये तब होती है जब डिस्कस करना होता है या फिर डिसाइड करना होता है कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। और इस ये जो है ये जो बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्लूड होते हैं एज अ हेड। फिर आता है कमेटी मीटिंग। तो कमेटी मीटिंग जो है ये तब होती है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
जो है किसी स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करते हैं, जैसे कि ऑडिट पे या फिर ऑडिट कमेटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। तो सबसे पहला आता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये एक सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, और इसमें हम रूटीन डिसीजन जो है इसमें होते हैं। ये यूज्ड होता है डेली रूटीन के काम के लिए। नेक्स्ट आता है स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन में 3/4 मतलब कि 75% की मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है, और अपना इसमें सिग्निफिकेंट डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना। अब आगे देख लेते हैं ऑडिटर। तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। तो ऑडिटर जो है ये अपॉइंट किए जाते हैं शेयर होल्डर्स द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में, और इसका एक फिक्स टर्म होता है। एक फिक्स टर्म के लिए एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाता है ऑडिटर शेयर होल्डर्स द्वारा, और ये कम से भी कम 5 साल तक इनका टर्म रहता है ऑडिटर का। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन। तो ऑडिटर जो है क्वालिफाइड अकाउंटेंट होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल बॉडी द्वारा या फिर कंपनीज एक्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है राइट्स। तो ऑडिटर के राइट्स क्या होते हैं कि एक्सेस टू रिकॉर्ड। तो ऑडिटर के पास राइट रहता है कि वो एक्सेस कर सके कंपनी के सभी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट फाइंडिंग। तो ऑडिटर के पास राइट होता है कि वो रिपोर्ट कर सके फाइंडिंग्स को, और कोई कंसर्न जो होता है शेयर होल्डर्स को, जो और कोई कंसर्न जो होता है शेयर होल्डर से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटीज। तो इसमें सबसे पहला आता है नेग्लिजेंस। तो ऑडिटर जो है लाइबल होते हैं डैमेजेस के लिए, जब वो नेग्लेक्ट कर देते हैं ऑडिटिंग की प्रैक्टिस को, या तो वो ऑडिटिंग की प्रैक्टिस में कोई गलती कर देते हैं उस वजह से, या फिर कोई वो ऐसी चीज को रिकॉर्ड ही नहीं करते, नेग्लिजेंस करते हैं, अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं करते हैं, तो उन्हें लाइबल किया जा सकता है ऑडिटर को डैमेजेस के लिए। नेक्स्ट आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। तो ऑडिटर लाइबल ठहराया जाता है जब इनएक्यूरेट या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट डाली जाती हैं ऑडिट रिपोर्ट में। अब आगे देख लेते हैं। अब आता है मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी को बंद कैसे किया जाता है। तो पहला आता है वॉलेंटरली वाइंड अप। तो वॉलेंटरली वाइंड अप मतलब अपनी खुद की मर्जी से आपने कंपनी बंद कर दी। तो इसमें पहला आता है कि मेंबर्स ने वॉलेंटरली वाइंड अप करा है, और पहला आता है मेंबर्स वॉलेंटरली वाइंड अप। तो ये इनिशिएटेड होता है, ये शुरू किया जाता है मेंबर्स द्वारा कंपनी के, और ये तब किया जाता है जब कंपनी सॉल्वेंट होती है और वो अपने कर्जा जो है चुका सकती है। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर वॉलेंटरी वाइंड अप। तो ये इनिशिएट किया जाता है मेंबर्स द्वारा जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है और अपने पैसे को पे नहीं, जो अपने कर्जे को, अपने लोन को वो पे नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आता है कंपल्सरी वाइंड अप। कंपल्सरी वाइंड अप तो ये कोर्ट द्वारा किया जाता है। इसमें कोर्ट जो है ऑर्डर करती है ऑर्डर करती है कि ऑर्डर कर सकती है कुछ ग्राउंड पे, जैसे कि कंपनी अपना लोन जो है वापस नहीं कर पा रही है, या फिर कंपनी कोई इलीगल काम कर रही है, या कोई इन प्रैक्टिकल कंपनी का ऑब्जेक्ट है, और ये जस्ट और इक्विटेबल रीजन के लिए भी कम कोर्ट जो है कंपलसरी वाइंड अप कर सकती है। नेक्स्ट आता है वाइंड अप बाय ऑफिशियल रिसीवर। तो ये इंसॉल्वेंसी के टाइम पे होता है वाइंड अप, जब ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है। इसमें ऑफिशियल रिसीवर जो है कंडक्ट करता है, या फिर लिक्विडेटर जो है वो अपॉइंट किया जाता है कोर्ट द्वारा, जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, दिवालिया घोषित हो जाती है। नेक्स्ट आता है स्ट्राइकिंग ऑफ। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्राइकिंग ऑफ आता है। ये इनिशिएट किया जाता है रजिस्ट्रार द्वारा कंपनीज के, जब कंपनीज जो है नॉन कंप्लायंस करती है लॉज और रेगुलेशन का, या फिर कंपनी फेल हो जाती है एनुअल रिटर्न्स को फाइल करने में। अब समरी हम देख लेते हैं वीडियो की। तो हमने पढ़ा था पहले कंपनीज एक्ट,
हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा है आज, और हम कंपनीज एक्ट तो है, ये हमें प्रोवाइड करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क। ये हमें एक लीगल स्केलेटन देता है कंपनीज के बारे में। इसमें कंपनीज को कैसे फॉर्म किया जाता है, कंपनी को कैसे मैनेज किया जाता है, कंपनी जब डिसॉल्व हो जाती है तब क्या करना चाहिए। और कंपनीज एक्ट जो है ये हमें बताता है कि कंपनीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितने तरीके की कंपनीज हैं, और क्या स्टेप्स लेने चाहिए कंपनी के फॉर्मेशन में। और हमें कंपनीज एक्ट बताता है कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं डायरेक्टर की। और हमें कंपनीज एक्ट बताता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी रहते हैं कंपनीज को रन करने के लिए, जैसे कि मेमोरेंडम, या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर प्रोस्पेक्टस। फिर कंपनीज एक्ट में हमने पढ़ा था कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर के उनके ड्यूटीज क्या क्या होती हैं डायरेक्टर की, और डायरेक्टर के पास क्या क्या राइट्स हैं। फिर हमने पढ़ा था कि किस तरीके की मीटिंग होती है, कितने तरीके की मीटिंग होती हैं, और किस किस तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं। फिर हमने रोल ऑफ ऑडिटर पढ़ा था कि ऑडिटर के क्या क्या रोल होते हैं, और ऑडिटर की क्या क्या लाइबिलिटीज होती हैं, और क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। फिर हमने प्रोसेस पढ़ी थी कि वाइंडिंग अप कैसे करी जाती है, कंपनी का वाइंड अप कैसे होता है, जो कि क्रूशल होता है इफेक्टिव कॉरपोरेट गवर्नेंस और कंप्लाइंस के लिए। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।